बहुत सारी लड़कियां कई बार बोल देती हैं कि मैं तेरे पे पॉक्सो लगा दूंगी, मैं तेरे पे रेप के एलिगेशन लगा दूंगी। पॉक्सो में अगर देखा जाए सेक्शन 29 साफ साफ बोलता है, आप स्टेटमेंट बार बार सुनते हो, एन एक्यूज इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। क्या ये देश में जो कानून का राज होना चाहिए था, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये अलग तरीके से लोगों ने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है कि जुडिशरी पे अब हमारा विश्वास नहीं रहा? एक बच्चा गलती करता है, स्कूल में कंप्लेंट आती है कि इस बच्चे ने उसको गाली दी, घर आते ही बाप उसको मारना शुरू कर दे, क्या ये सही है? बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप। बहुत सारी स्टेट ने हाल फिलहाल में ऐसे कानून बनाए हैं जो कहते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रूल्स को समाज की भलाई के लिए बनाते हैं। लड़के लड़के साथ में रहते हैं, लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, कोई अस्तित्व नहीं, शादी का कुछ भी नहीं है। कुछ दिन के बाद में लड़की को वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में डाल देता है। ऐसा क्या दिक्कत आई कि इस देश के लोगों को ना तो संविधान पता ना कानून पता, और इस चक्कर में लोग मिसयूज कर जाते हैं। सब लोग जानते हैं कि हम किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर अधिकारों के बारे में बात कर सकते हैं, पर कितने लोग कर सकते हैं? जाते ही जैसे ही आप बोलना शुरू करते हो ना, पहले पुलिस वाला बाहर खड़ा कर देता है। पब्लिक का ये बोलना कि हमें तो जो भी चीज जस्टिस ऑन द स्पॉट चाहिए, ये जो सिस्टम है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज को पाताल की तरफ ले जाएगा, जहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं, उनका नाम है एडवोकेट वीरेंद्र वर्मा। उन्हें कई डिकेड्स का एक्सपीरियंस है संविधान में, कानून में। तो आज उनसे बात करेंगे कानून के बारे में। एंड कानून के बारे में बहुत सारे एक्ट्स हैं, जिसके अगर हम बात करें स्पेसिफिकली पोक्सो के बारे में, SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के बारे में, और बहुत सारे अलग कानून के बारे में। तो आज ओवरऑल बात होगी कानून कानून और सिर्फ कानून के बारे में। तो प्लीज पूरा पॉडकास्ट देखिएगा। आज इस पॉडकास्ट में हमने बहुत से ऐसे सवाल जानने की कोशिश करी है जिसमें हम बात करेंगे कानून से रिलेटेड कई सारे मिसयूज सेक्शंस के भी। तो प्लीज पूरा पॉडकास्ट देखिएगा। एडवोकेट वीरेंद्र वर्मा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छा हूं, और सबसे पहले आप सभी का और पूरे ही ऑडियंस जो हमें देख रही है, सबका धन्यवाद। और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आप लोगों के राइट्स, जो आपके अधिकार हैं, जो हमारे देश के कानून ने दिया है, संविधान ने दिया, वो सब तक पहुंचने चाहिए। क्योंकि अपने देश में इन चीजों के बारे में स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता है, जबकि जानना चाहिए। ये तो बता दिया कि एक एज क्या है, मेजर की और माइनर की, पर ये नहीं सिखाया जाता है क्या क्या कर दोगे तो वो अपराध होगा। इसीलिए शायद 19 साल का बच्चा भी पॉक्सो जैसे कानून में बहुत रिजिड प्रोविजंस हैं, उसमें सजा हो जाती है, जेल चला जाता है। एग्जैक्टली। लड़की की एज है 17.5 साल, लड़के की एज है 19 साल। ठीक है। केस दर्ज होता है, पॉक्सो में वो ऑफेंस बन जाता है। हालांकि कई बार ऐसा बोला गया कि भाई लड़के लड़की का जो रिलेशन है, इसको अलग एंगल से देखा जाए। ठीक है। बट जो एक्ट में लिखा हुआ है वो तो अल्टीमेटली पनिशेबल ऑफेंस ही है ना। That's true. तो मेरा सिर्फ इतना सा बोलना है कि जो कानून है ना, कानून सबको पता होने चाहिए। कानून एक बाउंडेशन का नाम है। ठीक है। बाउंडेशन तो बनाई गई, बट लोगों तक पहुंचाई नहीं गई, ये जरूरी। वीरेंद्र सर, देश को आजाद हुए हुए करीबन 78-79 ईयर्स हो गए हैं। हम आजादी का अमृत महोत्सव भी बनाते हैं। ऐसा क्या दिक्कत आई कि इस देश के लोगों को ना तो संविधान पता ना कानून पता, और इस चक्कर में लोग मिसयूज कर जाते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि ऐसा होता है। होता क्या है ऐसा कि जिसको जो चीज ज्यादा पता है ना जी, उसके सामने उसी चीज की आप बात करोगे, अगर कोई समझदार है तो उसको सुनेगा, शायद कुछ सीखने को मिले। बट कोई अगर बैल बुद्धि होगा ना, तो आपसे बहस करेगा, तू मेरे सामने ऐसी बात बोल कह सकता है। ऐसा ही क्या होता है कि सब लोग जानते हैं कि हम किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर वीडियोग्राफी कर सकते हैं, फोटोज ले सकते हैं, जाके अपने अधिकारों के बारे में बात कर सकते हैं, पर कितने लोग कर सकते हैं? जाते ही जैसे ही आप बोलना शुरू करते हो ना, पहले पुलिस वाला बाहर खड़ा कर देता है, या बदतमीजी शुरू हो जाती है। पर सब ऐसे नहीं है। यहीं पर जब आप पुलिस के आला अधिकारियों के पास जाते हो, वो सुनते हैं बात। क्यों? उनकी ट्रेनिंग उस तरह से है। एग्जैक्टली। ट्रेनिंग मैटर करती है, किसी इंसान की ट्रेनिंग किस तरह से। अब मान लीजिए कोर्ट में हम लोग वकील हैं, अगर किसी वकील साहब के पास में कोई वकील साहब ऐसी जगह प्रैक्टिस करते हैं जहां पर कि कुछ बदतमीजी तरह से बात होती है, तो वो मतलब ऑटोमेटिकली वो चीजें उस वकील के अंदर तक पहुंच जाती है कि ऐसा ही होता होगा। हम जैसा देखते हैं ना, वैसा ही होता है। आप देखोगे एक परिवार में अगर बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाले माँ बाप, तो बच्चों के पास थोड़ी चीजें पहुंचती हैं। एक घर में लड़ाई झगड़े ही होते हैं, तो बच्चा भी उस तरह से कुछ कुछ हो जाता है। तो लोग अपने माहौल को देखते हैं। पुलिस स्टेशन में जो माहौल है ना, उसी को देख के सब उसी की तरह चलना शुरू कर देते हैं। बट अब माहौल बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, लोग जानते हैं कि हमारी कंप्लेंट हो सकती है। ठीक है। और बहुत बड़ा जो बदलाव आया ना, वो परमवीर सिंह सैनी के जजमेंट के बाद आया। कि सभी पुलिस स्टेशंस में, पुलिस स्टेशन मतलब सभी पुलिस स्टेशन जहां पुलिस होती है, ठीक है, वहां पर CCTV कैमरे लगे होंगे, फुटेज क्लियर होगी, आवाज क्लियर होनी चाहिए, और ये बहाना नहीं चलेगा स्टोरेज फुल हो गई, कैमरे खराब थे, चलेगा ही नहीं।
तो इसकी वजह से अब जो ये कस्टोडियल जो होती है प्रॉब्लम्स लोगों के साथ में, किसी भी तरह क्रूरलिटी होती है, वो थोड़ी कम हुई है, पर अभी भी होती है। इस ना होने को नहीं बोल सकते कि होती नहीं है, होती है अभी। इस देश में हाल फिलहाल में एक इशू था, शायद आंध्र प्रदेश का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग था, तो उसमें जब एनकाउंटर किया उस रेपिस्ट का, तो लोगों ने उन पुलिस वालों पर फूल बरसाए। क्या ये देश में जो कानून का राज होना चाहिए था, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये अलग तरीके से लोगों ने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है कि जुडिशरी पे अब हमारा विश्वास नहीं रहा? देखो, जुडिशरी पर लोगों का विश्वास था, है और रहेगा, ऐसी बात तो नहीं है। पर होता क्या है ना कि लोगों को इंस्टेंट कोई एक्शन चाहिए। ठीक है। लोग ये चाहते हैं, आपने देखा होगा कोई घर में चोर आया तो कि उसका पैर तोड़ दिया, सुना होगा आपने, ऐसा अक्सर मैंने सुना है। तो ऐसा हो जाता है। या फिर कोई लड़की अगर बोलती है इसने मेरी चेन स्नैच कर लिया, तो लोग पूछते नहीं है हुआ कि नहीं, मारना शुरू कर देते हैं। अगर ऐसे ही जब किसी इंसान के रेपिस्ट की बात आती है, पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, अब सवाल यह आता है वो एनकाउंटर था। मैं उस पर्टिकुलर उस सिनेरियो की बात नहीं कर रहा हूं, उस इंसिडेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी की भी बात कर रहा हूं। बहुत सारे एनकाउंटर की जब सही से इन्वेस्टिगेशन होती है, केस कोर्ट पहुंचते हैं, तो दिखता है वो एनकाउंटर था ही नहीं। ठीक है। फिर सजा होती है ऐसे पुलिस वालों को। तो पब्लिक का ये बोलना कि हमें तो जो भी चीज जस्टिस ऑन द स्पॉट चाहिए, ये जो सिस्टम है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज को पाताल की तरफ ले जाएगा, जहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो आपके अपने देश का क्लियर सिस्टम है कि पहले उसका ट्रायल चलेगा। एक बच्चा गलती करता है, स्कूल में कंप्लेंट आती है कि इस बच्चे ने उसको गाली दी, घर आते ही बाप उसको मारना शुरू कर दे, क्या ये सही है? नहीं। अब आपने बोला नहीं, क्यों? क्योंकि आप जानना चाहते हो कि बेटा तूने ऐसा किया था। तो मतलब अपने के लिए तो नहीं और दूसरे के लिए हाँ, ये कैसे हो सकता है? अपने देश का एक सिस्टम है, पूरा एक प्रोसीडिंग्स है। ट्रायल चलाने का मतलब यही है, इसीलिए हमारे देश में 5 करोड़ टोटल केस पेंडिंग है, 3.5 करोड़ टोटल क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। ठीक है। 4.5 करोड़ टोटल केसेस पेंडिंग चल रहे हैं ट्रायल कोर्ट्स में। लोअर कोर्ट नहीं बोल सकते, ट्रायल कोर्ट्स हैं वो सारे। उसी में से कई लाखों केसेस पेंडिंग है हाई कोर्ट में, कुछ हजार केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। ये पेंडिंग चलेगी। पेंडेंसी खत्म इसलिए नहीं होगी, जितना हम आगे बढ़ते हैं ना, उतना पीछे से बैकलॉग आ जाता है। बट वीरेंद्र सर, आप ये भी तो समझिए ना, लोग ये भी तो कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर 10-15 साल लग गए तो फिर तो लोगों को लगेगा एनकाउंटर ही सही है। देखिए, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, मैं इस कथन से बिल्कुल सहमत भी हूं, पर पूरी तरह से नहीं हूं। ठीक है। पूरी तरह से इसलिए नहीं हूं क्योंकि अपने देश में सब लोगों की प्रॉब्लम ये, लोग ये बोलना चाहते हैं कि भाई कोई भी ट्रायल शुरू हो तो जल्दी खत्म नहीं होता है, जल्दी खत्म हो। दूसरे देशों की वो लोग हमारे सामने आके एग्जांपल्स देते हैं, वहां ऐसा होता है, वहां ऐसा होता है। एग्जैक्टली। उनके कल्चर में, हमारे कल्चर में, उनकी पॉपुलेशन में, हमारी पॉपुलेशन में, उनकी सोच में, हमारी सोच में, हमारी एजुकेशन, उनकी एजुकेशन में बहुत अंतर है। ठीक है। आप कभी भी पड़ोसी के रूल रेगुलेशंस अपने साथ लेकर नहीं आ सकते। ठीक है। आज का जो समाज जिन भी रीति रिवाजों को बनाता है ना, जो भी आडंबर आज फॉलो किए जा रहे हैं वो कल के रीति रिवाज बन जाते हैं। आज जो हम फॉलो करेंगे, आने वाली जनरेशन उसको रीति रिवाज मान लेगी। ऐसा ही होता है। इसीलिए पुलिस स्टेशन में बदतमीजी की जाती है। पहले होती थी, 10, 15, 20 साल पहले होता था, मारधाड़ हुआ करती थी, लोग पिटते थे। वो चीजें बदलते 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 बदलती है। एकदम से कुछ नहीं बदलता है। तो आप वो जस्टिस डिलेड वाला जो सिस्टम है, ऐसा नहीं होता। ठीक है। हर केस डिले नहीं होता। आपने बहुत सारे सुने होंगे, न्यूज में आते, पेपर्स में आता है कि विद इन 2 months, विद 3 months या विद इन अ ईयर सजा फांसी सुना दी गई, उम्र कैद सुना दी गई। ऐसा कैसे हो रहा है? जब केस दिखता है कि बड़ा हीनियस क्राइम है, ठीक है, सारे एविडेंसेस सामने हैं। कई बार जब एक ट्रायल चलता है ना, तो ऊपर हाई कोर्ट से ऑर्डर आता है कि इसको इमीडिएट ट्रायल चलाया जाए। मतलब बड़ा रैपिड फास्ट मोड में चलेगा, ये फास्ट ट्रायल चलेगा। डेली हियरिंग की बात भी की जाती है, डे टू डे हियरिंग। तो ऐसे में इन केसों को जल्दी खत्म किया जाता है। पर क्या एक केस के लिए एक जज को अपॉइंट किया जा सकता है? नहीं, अपने देश में ऑलरेडी जजेस की बहुत शॉर्टेज है। तो जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड लाइनें बनाकर लगा देना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। उसकी रियलिटी को जानना बड़ा मुश्किल होता है। इन रियलिटी थोड़ा टाइम तो लगता है। थोड़ा नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, लगना भी चाहिए। जल्दबाजी में काम खराब हो जाते हैं। जो जस्टिस हरीड इज जस्टिस हम कई बार हमने देखा है कोर्ट में, जब कोर्ट में होते हैं तो वहां पर कई बार ऐसा होता है कि फाइल हमारे पास कल ही आई, आज हमको उस केस में अपीयर होते हैं। जज साहब कहते हैं नहीं, आज तो क्रॉस आपको करना पड़ेगा। ओके। क्योंकि इस गवाह को पिछले 2 डेट से बुला रहा हूं, दोबारा बार नहीं बुला सकता। ठीक है। अब सवाल यहां पर यह आता है, अगर मैं क्रॉस कर देता हूं तो पूरा प्रिपेयर्ड नहीं हूं। ओके। क्रॉस गलत हो सकता है। बिल्कुल। और मैं क्रॉस नहीं करता हूं तो जज साहब वहां पर उसके ऊपर कॉस्ट लगा देते हैं, या फिर मेरा क्रॉस का राइट खत्म कर देते हैं।
ये दोनों ही चीज अलग अलग सिनेरियो, अलग अलग पोजीशंस पे अपने आप में गलत है। तो अगर वो डेट लगाते हैं दूसरी तो जस्टिस डिलेड, और अगर वो मेरे ऊपर कॉस्ट लगाते हैं, मेरा राइट क्लोज करते हैं तो जस्टिस डिनाइड। एग्जैक्टली। तो यहां पर बात अब किसकी करें, विक्टिम की करें या एक्यूज की करें? ठीक है। विक्टिम ने, देखो जो जेन्युइन विक्टिम होते हैं ना, उनको देखकर हम एडवोकेट्स भी एक बार के लिए सोचते हैं कि नहीं, वो इस आदमी का हम केस गलत लड़ रहे हैं, जबकि ऐसा हम सोचते नहीं ज्यादातर। हमारा काम है अपने एक्यूज को डिफेंड करना। ठीक है। पर जो एथिक्स होते हैं ना, वो कभी कभी हमें रोक देते हैं। ठीक है। उन्हें हम चाहते हैं जल्दी फटाफट से केस खत्म, पर वो भी नहीं हो पाते, क्योंकि एक बार कोर्ट में देखा जाए तो कोर्ट में मैटर इतने लगे होते हैं कि जज साहब को उतना फुर्सत ही नहीं होती। वीरेंद्र सर, बीइंग अ लॉयर, ऑफ कोर्स डायलेमा आपकी लाइफ में भी आया होगा कि लाइक लेट्स सपोज अगर रेपिस्ट की तरफ से आप केस लड़ रहे हैं तो कई बार लगता तो होगा ना कि यार इस बंदे को सजा तो मिलनी चाहिए, बट लोग आपसे कहते हैं कि आप तो लूप होल ढूंढते हैं। देखिए ऐसा होता है कि कोई भी चीज, अभी आप एक पेपर लीजिए, ठीक है, और उस पर ना शोले फिल्म की स्टोरी लिखिए। ओके। आप अपनी तरफ से बहुत अच्छी लिखोगे, पर मैं उसमें 50 गलतियां निकाल दूंगा। ठीक है। क्योंकि मैंने वो लिखी नहीं, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं उसको। ओके। अब उसी स्टोरी में वो गलती नहीं निकाल पाएगा जिसने शोले फिल्म देखी ना हो। ठीक है। उसको पता ही नहीं स्टोरी क्या है। पता ही नहीं है। या फिर जिसने एक बार देखी हो वो कम गलती निकाल पाएगा, जिसने बार बार देखी हो बहुत गलती निकाल देगा। सेम प्रोसीजर या सेम कंसेप्ट एक वकील के साथ चलता है। ठीक है। एक वकील ने रेप के बहुत सारे केस लड़े हैं, वो जानता है कहां कहां लूप होल्स हो सकते हैं, कहां कहां प्रॉब्लम्स हो सकती है। पुलिस वाले ने चार्जशीट जल्दबाजी में तो नहीं बनाई। एग्जैक्टली। अब सवाल ये आता है, मेरे पास एक केस था, रेडिसन होटल की बात थी, वो किसी रेडिसन होटल की, मैं केस को डिस्क्लोज नहीं कर सकता। ठीक है। वो बोलते हैं यहां पर इस कमरे में मेरे साथ में ये सब कुछ हुआ। एक ना नक्शा बनता है किसी भी चीज का जी, नक्शा बनता है, प्रॉपर बनता है। ठीक है। कि नक्शा बना तो यहाँ पर वो होटल है, यहाँ से उसकी एंट्री है, बाद में के रूम का नक्शा बनता है, या बेड पड़ा यहाँ से एंट्री, यहाँ से वो। उस पुलिस वाले ने सिर्फ नक्शा बनाया हुआ है। अब नक्शे में भी विद स्केल विदाउट स्केल होता है। ठीक है। कोई स्केल यूज नहीं है। इवन वो मुझे होटल की एंट्री नहीं बता पा रहा है, तो रूम की एंट्री कहां से दिखाएगा? रूम की एंट्री नहीं बता पा रहा है, रूम में क्या क्या था वो कैसे बताएगा? इसका मतलब वो पुलिस वाला कभी उस होटल में गया ही नहीं। एग्जैक्टली। अब ऐसे में जब कोई रेप की घटना होती है, मान लीजिए आज कोई ऑफेंस दर्ज हुआ, 2 दिन पहले का वो मामला है, ठीक है, तो उसकी होटल रूम की चादर ली जाएगी, बाकी जो भी एफएसएल भेजना सब कुछ भेजा जाएगा। अब लड़की बोलती है 6 महीने पहले मेरे साथ हुआ था, कैसे प्रूव होगा वो? हर एक केस में सेम स्टोरी, मैं डर की वजह से कुछ नहीं बोल पाई, तो आज ऐसा डर में क्या खुला कि आज आपने बोल दिया। एग्जैक्टली। अभी आजकल तो देखो ऐसा होता है, मैं हमेशा बोलता हूं, जब भी कोई पावर किसी को मिलती है ना, उसका मिसयूज भी बहुत जल्दी होता है। एक बड़े विद्वान ने एक बात बोली, किसी भी एक ऐसे नासमझ या अनाड़ी के हाथ में पावर को दे देना उतना ज्यादा हानिकारक हो सकता है जितना तुम कभी सोच नहीं सकते। उसका दुरुपयोग कर सकता है। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, सेक्शन है 69, ठीक है, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, ठीक है, या फिर फॉल्स प्रॉमिस किए गए एम्प्लॉयर के द्वारा कि भाई मैं तेरे को प्रमोशन वगैरह दूंगा। ये सेम बात आ गई। एक लड़की लड़के साथ रिलेशन में है, रिलेशन जायज टूटता है, सीधा केस यही बनता है, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। 10 साल तक की सजा, बंदे उठा के जेल में डाल दो। बिल्कुल। पहले 76 था ये मामला, 64 जो सेक्शन है, गैंग रेप का 70। ठीक है। तो ये सारे के सारे, मैं ये नहीं बोलता सबका मिसयूज होता है, बट बहुत सारे मामले गलत हैं, फेक हैं। इन केस को समझना पड़ता है। रेप विक्टिम, अभी आप शुरुआत हमारी रेप विक्टिम से हुई थी, वो सच में रेप विक्टिम है, वो जस्टिफाई कैसे होगा? एग्जैक्टली। कैसे जस्टिफाई होगा? जस्टिफाई ऐसे होगा, मान लीजिए कि लड़की ने अभी एफआईआर करवाई और सुबह रेप हुआ, दोपहर में रेप हुआ, शाम को हम लोग बैठे हैं, ऐसा कुछ हुआ, तो इमीडिएटली एविडेंस फटाफट से मिलेंगे। अब है ही नहीं, कोई एविडेंस ही नहीं है, सिर्फ उसके एक स्टेटमेंट है। सोल टेस्टिमनी अगर है तो यहां पर उसका ट्रस्टवर्थी होना बहुत जरूरी है। Exactly. देखना पड़ेगा इन्फ्लुएंस में तो नहीं है। तो इसके लिए ट्रायल की जरूरत है। अब वो लड़की बोले नहीं जी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कोई लॉजिक नहीं हुआ। तो देखो आप बोलते हैं ना कि खुद की तो आप परवाह करते नहीं हो, खुद अवेयर नहीं हो, और दूसरों को दोष देते हो, तो उससे कुछ होगा नहीं। अपने देश का कानून, जितना ज्यादा अपने देश का कानून थोड़ा रिजिड है ना, उससे ज्यादा उससे निकलने के रास्ते बनाए गए हैं। इसीलिए पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को इतना ज्यादा प्योर सोल नहीं माना जाता कि सब कुछ लिखा है, सब ऑथेंटिक ही होगा। इसीलिए बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है? स्टेट पर है, पुलिस पर है। पर सब केस में नहीं है। रेप का मतलब पॉक्सो भी तो है, बिल्कुल, पॉक्सो में तो नहीं है, उसमें नहीं है। सेक्शन 29 अलग बात बोलता है। ठीक है।
इसी में देखो वही कानून की नॉलेज ना होना। मैं बोलता हूं हमें पढ़ाया तो गया कि भाई हर जगह बोलते ही फंडामेंटल राइट्स हैं, हमें ड्यूटीज नहीं बताई गई। बिल्कुल नहीं बताई गई। अब पॉक्सो का कानून आया, अरे भाई बच्चों को 11th 12th में पढ़ाओ। पॉक्सो पढ़ना बहुत, मैं सब बार बार बोल रहा हूं, पॉक्सो के बारे में नॉलेज होना एक लड़के और लड़की के लिए बहुत जरूरी है। हमारे देश का दुर्भाग्य है ये कि यहाँ पॉक्सो के जितने कोर्ट बनाए गए थे वो कोर्ट बढ़ते चले जा रहे हैं। किसी सभ्यता के लिए सही बात नहीं है कोर्ट्स का बनना और लोगों को बार बार सजा होना। पॉक्सो का आप रेट देखोगे ना, कितने सजा होती है, मैक्सिमम रेट है, कन्विक्शन रेट बहुत हाई है इसका। और हाई किस लिए है? बच्चे ने बोल दिया काफी है। एग्जैक्टली। यहाँ वो नहीं चाहिए हमें। आप बोलते हो रेप के अंदर तो नहीं जी, मेडिकल भी चाहिए, ये भी चाहिए, पुलिस की स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं दरकिनार कर दी जाती है। यहाँ पॉक्सो में सब कुछ वैलिड होता है, ठीक है, खास करके बच्चे की स्टेटमेंट। बच्चे ने बोल दिया इन अंकल ने मेरे साथ आज से 2.5 साल पहले ऐसा ऐसा किया था, डेट टाइम प्लेस भी मेंशन नहीं है, तो भी वैलिड हो जाता है, बंदा अरेस्ट हो जाता है उसके अंदर। तो कानून हमारे देश में बहुत रिजिड है, बहुत स्ट्रिक्ट है, निकलने के रास्ते बहुत सारे हैं, बट कुछ कानून में रास्ते बंद कर दिए गए। आप बोलते हो कि सब केस डिले क्यों होते हैं? अगर डिले होते हैं तो पॉक्सो में तो प्रोविजन है कि 1 साल में केस खत्म करो। ठीक है, क्या केस खत्म होते हैं? नहीं होते, नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल फिलहाल में अपनी जजमेंट में न्यू लीगल टेररिज्म की बात की है, जो फॉल्स आप केसेस डिजिटल अरेस्ट की बात कर रहे हो? हाँ जी, मैं डिजिटल अरेस्ट की बात कर रहा हूँ। तो डिजिटल अरेस्ट को लेके चलो सर बेसिक से कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। तो डिजिटल अरेस्ट इतने सारे हो रहे हैं इस देश में, क्या इस देश को, सरकार को नहीं मालूम कि हमें अच्छे लॉ बनाने चाहिए, बाकी कंट्री से हमें कुछ एग्जाम्पल लेने चाहिए? देखिए मैं आपको ना, इस जब भी कोई एक सवाल आता है ना जी, तो एक आता है रीजन टू बिलीव, ठीक है, कि हम भरोसा कैसे करें कि ऐसा हुआ। ठीक, अब पता है अभी हो क्या रहा है अपने देश में? जो कैशलेस भारत की जो स्कीम चली थी ना, ये कैशलेस हुआ और बहुत सारे लोग, बहुत बड़ा परसेंटेज है कि लोग कैश यूज नहीं कर रहे हैं। मैं पूरे दिन कैश यूज नहीं कर पाता हूं, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। जितना ज्यादा मतलब टेक्नोलॉजीज एडवांस हुई जी, उतना ज्यादा साइबर फ्रॉड बढ़ता चला गया और उतना ज्यादा पकड़ता भी चला गया जी। आज की डेट में क्या होता है, किसी ने डिजिटल अरेस्ट किया, देखो डिजिटल अरेस्ट ये जब तक तो ठीक था, जब किसी को बोला गया थोड़ा बहुत हो गया, जब आपने सीनियर सिटीजन्स को करना शुरू कर दिया, रिटायरमेंट का पैसा है उनके पास, उनकी जिंदगी जीने का बस वही एक जरिया है, डिजिटल अरेस्ट कर लिया, बोला कि नहीं तुम्हारे बच्चे को वहां पे हमने पकड़ा हुआ है, उसके पास से कुछ भी एनडीपीएस के कोई कॉन्ट्राबैंड मिला है, आपकी लड़की वहां पर हमने पकड़ा है, आपका पैसा आपके पास आया है, हमें ये इंफॉर्मेशन मिली है, रिश्वत का पैसा था। ये बहुत तरह से डिजिटल अरेस्ट हो सकते हैं कि अब आप कस्टडी में रहोगे, और रख लेते हैं वो लोग। ये क्यों हो रहा है? देखो मेरी बात समझ रही, हो क्यों रहा है? सवाल ये है लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। अगर उन्हीं लोगों को ये पता होता कि मुझे अभी देखो खुद ही रूल बनकर खुद ही टूट जाते हैं, तो रूल को उतना स्ट्रिक्टली एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है। आपने रूल दिया कि अप टू 7 इयर्स के जितने भी पनिशमेंट के अपराध होंगे पुलिस उसमें नोटिस देगी, नोटिस देना मैंडेट एक प्रोविजन हो गया, ठीक है, पर फिर भी नहीं दिया जाता। उसके ऊपर 35 BNSS या 41 CRPC पुलिस की पावर के बारे में बात करता है वो, ठीक है, तो उसमें बोलता है कि अगर हम इस इंसान को अभी अरेस्ट ना करें तो देश छोड़ के भाग जाएगा या हमारी रेंज से दूर भाग जाएगा, गवाह को धमका सकता है, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, ठीक है। इन चीजों का हवाला देकर पुलिस अरेस्ट कर लेती है। ऐसे में अगर ये एब्सोल्यूट बन जाए ना कि नहीं कर सकते अरेस्ट, और ये बताएं उसके डेली प्रमोशन हो, अब तो खैर प्रमोशन भी हो रहा है, पर वो भी प्रमोशन आधा अधूरा है ना। ओटीपी आया तो ओटीपी शेयर ना करें। हाँ, आई डोंट थिंक वो वैलिड है, वैलिड नहीं है बिल्कुल भी। ये तो कुछ इस तरह से हुआ जो अभी मैं थोड़ी पहले केचप देख रहा था कि प्योर टमाटो का बना हुआ है वो केचप, बट टमाटो उसमें है ही नहीं, टमाटो उसमें है ही नहीं। तो बात यह है कि आप किसी को असत्य से ज्यादा हानिकारक अर्धसत्य है, बिल्कुल, उस अर्धसत्य को पता लोग कैसे चले कि अर्धसत्य है। अब लोग क्या सोचते हैं, अरे यार जेल में तो ना सुबह शाम को मिलाकर मतलब सुबह शाम 2 दिन हो गए, ये 1 दिन नहीं है, ऐसा बोलते हैं लोग। इसीलिए लोग 14 साल में छूट जाते हैं मर्डर केस के अंदर भी। लोगों की धारणा है ऐसी। लोग क्या सोचते हैं, कुछ भी अपराध कर दूंगा, अरे छूट जाऊंगा 2-3 महीने में। ये हमारे देश में कॉमन इंटेंशन लोगों की बन चुकी है, ऐसी धारणा है, सोच है, इंटेंशनली वो अपराध कर देते हैं कि 2 महीने छूट जाऊंगा मैं, पर ऐसा है नहीं, ये अधूरा सत्य है। जब वो बंदा पकड़ा जाता है, जब बेल नहीं हो रही होती है, आज की डेट में देखा जाए तो जो साइबर फ्रॉड है ना, ऐसे में बेल लोगों की कम हो रही है, क्योंकि सब लोग अवेयर हैं।
जब एक महामारी फैलती है ना, जब शुरू होती है लोग सोचते हैं बीमारी छोटी मोटी है, हो जाएगा ठीक, कोरोना की तरह। जब वो महामारी बन जाती है लोग समझ आते हैं नहीं भाई करना पड़ेगा कुछ। ये साइबर फ्रॉड महामारी है। इसको मैं महामारी का नाम इसलिए दे रहा हूं कि ये मेरे पास बहुत हैं, रोजाना बहुत मेरे क्लाइंट्स के फोन आते हैं, ऐसे बहुत सारे एक्यूज जो फंस गए इसके अंदर। अब यहाँ पे दोनों बातें आती हैं, कोरोना एक जो डायरेक्ट वायरस लगा, एक कोरोना जो उसके थ्रू वायरस कहेंगे। अब यहां पर ये थ्रू किसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। अब ये दो लोग हुए, मान लीजिए एक एक्स नाम के बंदे ने एक बंदे को कॉल लगाया, ठीक है, और उसको बोला हमारे पास एक स्कीम है सीनियर सिटीजन्स के लिए, आप इतना पैसा लगाओगे इतना पैसा मिलेगा, ये इन्वेस्टमेंट है, आप एक बार ट्राई करने के लिए 10,000 डाल के देख लीजिए, ठीक है। 10,000 डाला, इमीडिएटली 5-7 दिन के बाद 15 वापस कर दिया, लॉलीपॉप देना बोलते हैं इसको। फिर 20 डाला, 22 वापस कर दिया। वह बढ़ता चला, ये लालच है, ये बढ़ता चला गया। एक ये बंदा है जो खुद कॉल कर रहा है, सब कुछ इसने प्लानिंग करी है, कॉल कर रहा है, इंटेंशन क्लियर है, चीट करने की है, प्रिपरेशन क्लियर है, प्रिपेयर कर रहा है लूटने के लिए, नॉलेज भी इसको पूरी है, क्योंकि अपराध करने के लिए नॉलेज, इंटेंशन, प्रिपरेशन होना चाहिए, exactly. सब कुछ है ना। अब देखो यहां पर क्या होता है, ये तो है मेन जो वायरस लेकर आया। अब इसके टच में, इसकी मियाद में कौन कौन आ गया। एक आदमी जिसको ये बोला गया कि यार मैं किसी बाहर दूसरे स्टेट में का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ पर रहता हूँ, और प्लीज यार तू तो मेरा दोस्त है, जानता है मैं भी यहाँ पर रहता हूँ, तो मुझे कुछ पेमेंट मंगानी है, तेरे अकाउंट में पेमेंट मंगा लूँ यार, मुझे बहुत जरूरत है, घर का सामान खरीदना है और शादी होने वाली है मेरी। उसने बोला कि ठीक है यार, पर उसको फिर वहां पर एक बेनिफिट दिया जाता है। एक इंसान तब तक कंगाल नहीं होता जब तक उसको उसका बेनिफिट ना दिखाया जाए। वो कहता है मेरी पेमेंट आएगी तो मेरी जो पेमेंट है 10-20 हजार में तेरे को दे दूंगा, तो खुश हो जाता है। एक आदमी जो काम करने के लिए कुछ है ही नहीं ज्यादा कुछ, तो 10-20 हजार बहुत है। अब पैसा उसके अकाउंट में आया, 12-13-14 लाख रुपए आया, और वो क्योंकि उस आदमी से उसका सिम जिसपे ओटीपी आएगा वो ले चुका है, ठीक है, एटीएम ले चुका है, पेमेंट आती है उस बंदे ने उस पेमेंट को या ट्रांसफर कहीं और मार दिया, फिर वो वाया वाया पेमेंट घूम जाती है, या फिर उसने पेमेंट को कैश निकाल लिया और वो बंदा वहां से गायब। तो उसकी जद में ये भी आ गया, ये भी टंग गया। एक आदमी सिम बेचता है, उसका काम है सिम को बेचना, ठीक है। एक गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं, एक आदमी आया, उसने सिम ली, और सिम लेने के बाद में ये फ्रॉड कैसे होता है, एक तो जानकर होता है कि वो सिम लेने आया, थंब करवाया और वो सब कुछ जो प्रोसेसिंग है वो सब करवाई, करने के बाद में वो बोलता है सिम फेल हो गई, सिम आपकी इशू नहीं हुई, यही झोल है, उसे सिम इशू हो चुकी है। फिर दोबारा थंब करवाएगा, थंब करवाने के बाद में वह केवाईसी अब दोबारा हो रही है, वो सिम उसको दे देगा, पर पहली वाली सिम उसके नाम की कहीं और पहुंच चुकी है, और अब उस सिम से अपराध होता है। तो ये जो अपराध सारे हो रहे हैं ना, अब इसमें जिसने अकाउंट दिया था जी, सही मायनों में उसका सिर्फ वो स्वार्थ था कुछ पैसे का, वो नहीं जानता था कुछ चीटिंग वीटिंग होने वाली है। जिसके नाम से सिम थी उसको तो बेचारे को पता ही नहीं कि सिम निकल गई है। एग्जैक्टली। और आप अगर जितने भी केस उठाओगे साइबर फ्रॉड के, आप केस उठाओ एक बार, तो आप ये देखोगे कि एंड जहां पेमेंट वो पूरी पहुंची, पूरी पेमेंट जहां पहुंची, वो बंदा ही नहीं मिलता। एग्जैक्टली। हर साइबर फ्रॉड में कोई ना कोई एब्सकॉन्ड नजर आता है। वो एब्सकॉन्डर है कौन? जो नीचे वाले बंदे उठ जाते हैं फटाफट से। देखो, आपका परमानेंट नंबर है, आपका परमानेंट अकाउंट है, आपका परमानेंट एड्रेस है, अरे भाई कितना मुश्किल है आपको पकड़ना। खरगोश बिल में बैठा पकड़ लूंगा जाके मैं भी, खरगोश पैनार में छोड़ता हूं, पकड़ के दिखाओ। आप समझो मेरी बात। सही बात है। तो इनको पकड़कर अगर पुलिस अपनी पीठ थपथपाती है, देखो हमने पकड़ के लिया है, क्या बड़ा काम कर लिया आपने। किसी इंसान के घर पे, जिस इंसान की क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं किया, उसकी एज 55 साल है, परिवार के साथ चला रहा है सब कुछ, जब पुलिस किसी घर रेड मारने पहुंचती है तो लोकल पुलिस को साथ लेके आती है ना। सही बात है। तो पूछ भी लेती होगी इस आदमी का कोई रिकॉर्ड तो नहीं है। उसके घर पे 4 बजे रेड मारने का क्या मतलब बनता है? कोई लॉजिक नहीं। अरे वो नहीं भागेगा भाई, क्योंकि उसका कोई आपराधिक कुछ है नहीं, इतिहास नहीं है। रेड मार के उसको दिखाते हैं अपनी कि हमने किस सबसे बड़ा काम किया, ताकि मीडिया को दिखा सके। नहीं, देखो मीडिया पे तो आती है, मीडिया ट्रायल भी चलते हैं, हम करेंगे उसके बारे में बात। हाँ, पर मीडिया ट्रायल कोई फर्क पड़ता नहीं है हालांकि किसी भी ट्रायल में। पर मैं यही बोलना चाहता हूं कि जो ऊपर के एनडीपीएस के केसेस के अंदर, एनडीपीएस ने बहुत सारे केसेस मैंने ये देखा, खुद अपने पर्सनल केसेस में देखा कि जो एंड है, जहां से वो कॉन्ट्राबैंड शुरू हुआ, चला, अगर हेरोइन कहीं से चली थी वो बंदा नहीं मिलता। जो पेडलर है वो मिल जाएगा, कंज्यूमर मिल जाएगा, पर वो बंदा नहीं मिलता। क्या उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है? वो तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अच्छा बताएगा कि भाई क्यों तेरी कड़ी में से ये कड़ी गायब कैसे है। आप अगर कोई चीज के बारे में जानते हो, हम डेली यही केसेस करते हैं, डेली चार्जशीट पढ़ते हैं, डेली एफआईआर पढ़ते हैं, हम चार्जशीट पढ़ते ही बताए थे कौन गायब होगा इसमें। ओके।
ज़्यादा टाइम लगता है हम लोगों को। बार बार जब आप कोई काम कर रहे होते हो ना, तो उसका मास्टर हो जाते हो। अब पॉक्सो जैसे केस के अंदर लड़की जो भी स्टेटमेंट दे देती है, मैक्सिमम केस के अंदर पैसे के लेन देन शुरू हो जाता है। क्यों हो रहा है यार? विक्टिम है कोई बच्चा, किसी की पूरी जिंदगी खराब हो सकती है। एक बच्चा। अब ऐसा भी होता है, हस्बैंड वाइफ में केस चल रहा है डोमेस्टिक डिस्प्यूट का, और उसमें बच्चा, कितनी एज है बच्चे की? 11 साल, 12 साल, 13 साल। उसको मोहरा बनाकर उस लड़के के बाप पर एलिगेशन लगा दी जाते हैं। मेरा मानना है, लड़ाई लड़ो, कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं, एथिक्स होते हैं, आप उनके साथ लड़ो ना। लड़ाई लड़नी चाहते हो ना, लड़ाई लड़ो आप। पर बात वही है ना कि लड़ाई होते हैं तो कुछ भी इश्क और जंग में सब जायज है, पर ये गलत है। ये गलत है। इंसान को सबको एक ही जगह जाना है, पर उसमें सोचते नहीं, लड़ाई लड़ते हुए सोचते नहीं है। जब भी ह्यूमन टू ह्यूमन लड़ाई है ना, डोमेस्टिक वायलेंस ह्यूमन टू ह्यूमन है। जब एनडीपीएस स्टेट वर्सेस है, पॉक्सो स्टेट वर्सेस है, पर यहां भी ह्यूमन है। एग्जैक्टली। तो जब ये मामले ह्यूमन टू ह्यूमन बन रहे हैं ना, इसमें बहुत झोल है। और जो मामले ह्यूमन टू ह्यूमन स्टेट वर्सेस बन रहे हैं ना, मतलब जिसके अंदर दूसरी पार्टी नहीं है, साथ जो एग्रीड पर्सन नहीं है, वहां पर पुलिस का बहुत बड़ा रोल होता है। पैसे इन्वॉल्व हो जाए किसी भी केस में, पुलिस की डायरेक्ट एंट्री अपना हो जाती है। पुलिस की रेड शुरू हो जाती है, बंदों को उठाना शुरू हो जाता है, बंदों की चेन बननी शुरू हो जाती है। मर्डर केस में तो नहीं ऐसा होता। मर्डर केस का होता है, 307 के मामले होते हैं, जो 109 बन गया, वहां तो एविडेंस ही हट जाता है। आप समझो मेरी बात को। जब पैसा जहां आता है ना, कोई भी हो, इंसानी फितरत ही ऐसी है ना। लोग कहते हैं कि जो कानून है वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है, जुडिशरी जो है वो पर्टिकुलर जेंडर को फेवर करती है। आपको पता है मैं किस तरीके से बात कर रहा हूं? समझ गया। क्यों करती है? देखो, जेंडर न्यूट्रल है कि नहीं है, ये केस टू केस तो हम बात कर सकते हैं। ठीक है। अब एनडीपीएस का मामला है, तो जेंडर तो आएगा ही नहीं ना। नहीं आएगा। ठीक है। गांजा अफीम ड्रग, गांजा अफीम हेरोइन, कुछ भी आप बेचो, जेंडर न्यूट्रल तो हो नहीं सकता है। ठीक है। ठीक है। मर्डर केस नहीं आएगा ना। नहीं आएगा। पॉक्सो आएगा। मामले देखे जाते हैं, रेवेन्यू का मामला आ जाए नहीं आएगा, ईडी का आ जाए नहीं आएगा, ईओडब्ल्यू आ जाए नहीं आएगा। ठीक है। बात यहां पर है कि हम किस तरह के केस की बात कर रहे हैं। ठीक है। जब तक हम एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं बात करेंगे, एक आदमी बोलता है कि नहीं यार, ये जो कानून है ना, ये तो अमीरों के लिए है, गरीब को इंसाफ नहीं मिलता। बिल्कुल। अगर ऐसा है तो इतने बड़े बड़े अमीर देश छोड़ के भागे क्यों हैं? अगर ऐसा है तो इतने अमीर 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी जेल में क्यों बैठे हुए हैं? ठीक है। जेल से ऑफर्स आते हैं 200 करोड़ 500 करोड़ में दूंगा, बेल क्यों दे देते हैं? ऐसा नहीं है दोस्त। इसका सबका एक बड़ा शॉर्ट में एक मैं बोल सकता हूं, जिस भी इंसान का मीडिया ट्रायल चल गया, ये जो भी केस हाईलाइट हो गया, बंटाधार है उसका। हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ता कोर्ट के जुडिशियल सिस्टम पर, जजमेंट पे फर्क नहीं पड़ता, बोलते हैं फर्क नहीं पड़ता, बट जो सेटिंग वेटिंग होती है ना, ये इनमें फर्क पड़ जाता है। आई डू बिलीव कि जो सुशांत सिंह राजपूत वाला केस था वो सारा मीडिया ट्रायल का ही तो था। देखिए, मीडिया ट्रायल था, इन्वेस्टिगेशन कैसी हुई, क्या हुई, किसने की और कैसे कैसे की, वो सब चीजें ना, बहुत सारी चीजें पब्लिक से, जनता से छुपाई गई। ठीक है। आज भी रहस्य बन गया ना वो। बिल्कुल रहस्य बनकर रह गया, जबकि इतना बड़ा कोई मामला ही नहीं था वो। बिल्कुल। अब इसमें आप किसी एक की गलती कैसे निकालोगे? देखो, आकलन होगा उस चीज के पीरियड को, या उस इंसान के जाने के बाद, उसके रहते वाले आकलन नहीं हो सकता। आज कोई बंदा बोले आज ही आकलन कर दो, किसका? दिल्ली सरकार का, बीजेपी, कैसे करें आकलन? हम आम आदमी पार्टी का आकलन कर सकते हैं, कांग्रेस अभी नहीं सत्ता में, उसका आकलन कर सकते हैं। तो बात क्या है, अब वो केस हो गया, चला गया, बट चीजें सामने है नहीं, आकलन कैसे करोगे? जो चीजें सामने हो, लोगों से देखो, पब्लिक डॉक्यूमेंट बहुत सारे बन जाते हैं जो रिस्ट्रिक्टेड ना हो। जी। ये मर्डर जैसे केस कहां से रिस्ट्रिक्टेड हो गए? चीजों को मीडिया में सही तरह से बताया नहीं गया, या चीज छुपाई गई, या पूरे फैक्ट्स को नहीं बताया। पैडलर्स भी आए थे इसके अंदर, ड्रग पैडलर्स के नाम आए थे ना, बिल्कुल आए थे, वो सब छुप गए। वो सब छुप गए। अब समझिए, जब मैटर बड़े होते हैं, बहुत सारी चीज नहीं चाहता एक पावरफुल इंसान कि जो बॉक्स का ढक्कन खोला जाए और ये लोगों तक बात पहुंचे। इंसान कौन है ये कभी किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता चलता। हाल फिलहाल में प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो आईपीसी के सेक्शंस थे उसको रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस बनाए।
सरकार कहती है कि हम मैकोले के टाइम के जो भी कानून है उसको बदल के आज हाल फिलहाल में इंडियनाइज्ड वर्जन निकालते हैं। आपको सही में लगता है इंडियनाइज्ड वर्जन है या सिर्फ हिंदी में नाम डाल दिया, कानून तो वही है? देखिए, कुछ ऐसे मान लीजिए कि एक बच्चे का नाम आनंद रखा गया, ठीक है, बड़ा हो गया उसको एडी बोलना शुरू कर दिया। ओके, हो सकता है ऐसा हो सकता है माँ आपको नाम पसंद ना हो जी। बात क्या होती है इसके अंदर, नाम बदल देना कि अपने देश का कानून देश के नाम पर रहे, ठीक है, ठीक है। एक परिवार अपने परिवार के हिसाब से परिवार को चलाता है, ठीक है। हम पूरा देश एक परिवार है। अभी उसका मुखिया कौन है? मोदी जी, ठीक। अब वहां से सरकार शुरू हुई और ये सब कुछ काम करना, सरकार का नाम बदल देना, ठीक है। इसमें ना 2-3-4 सेक्शंस हैं जिनको देखकर मुझे लगता है कि हाँ, बदलाव सही भी है, और बाकी तो ज्यादा कुछ बदला नहीं है प्रारूप इसका। हम बोले पूरा कानून बदल गया, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसमें से एक सेक्शन जोड़ा 111, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात करता है, पहले सेक्शन नहीं था। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है? जो ये चीटिंग फ्रॉड की हम बात कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले, ये सब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आएंगे। जब कोई भी क्राइम रिपीट हो रहा है ना एक आदमी के द्वारा, तो वो 111 में चला जाएगा, ठीक है। एक 69 हुआ, 69 क्या बोलता है? फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, ठीक है, पहले नहीं था, रेप में आता था सीधा ही। अब कंसेंट आती वो रेप हट जाया करता था, यहां पर भी ऐसा ही है। अब एक सवाल यहां पे आता है फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का, समझना। एक केस था मेरे पास, उस केस में कुछ सवाल थे, मैं पूरे उसमें नहीं जाऊंगा, जो टूटा वो बताता हूं आपको, ठीक है। लड़की एक बोलती है कि मेरे साथ पहली बार जो फिजिकल रिलेशन बने वो मार्च में बने, स्टेटमेंट ये थी। मैं अप्रैल में इसके घर रहने के लिए गई, ठीक है, फिर जुलाई में ये मेरे घर रहने के लिए आया, फिर ये आदमी अगस्त सितंबर में चला गया गांव, फिर अक्टूबर से फोन उठाना बंद कर दिया, शादी करना नहीं चाहता। ये केस बन जाता है फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का, ठीक है। अब ये फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का अधूरा सत्य बना। अब क्रॉस शुरू होता है वहां पर, क्रॉस शुरू होता है कि पहली बार उसने स्टेटमेंट जो दी थी अपनी, पहला रिलेशन मार्च में बना, ऐसा बना। तो मैंने कहा उसको, भाई क्या ये बात सही है? मतलब मैंने कहा नहीं कहा, किसी भी स्टेटमेंट समझ लो आप इसको। मैं उसको बोलता हूँ कि क्या ये बात सही है कि पहली बार जब आपका रिलेशन आपस में बना जुलाई में, तब इसने वादा किया कि हम शादी भी करेंगे? कहती नहीं, इसने वादा तो मुझसे अप्रैल में किया था। मैं कहा जब आप इसके घर गए थे, जब ये आपके घर आया था? कह रहे मैं इसके घर गई थी। कितने दिन के बाद बना? आप कितने दिन रहे? कहती मैं 1 हफ्ते रही थी। वादा कब किया था? जब मैं इसके घर से जा रही थी। तो मतलब 6 दिन आप वहां पर थे। इसको मैंने रिपीट करवाया 2-3 बार, ठीक है। लड़की ने वही बोला कि हाँ मैंने तब बना। अब जब मार्च में पहले रिलेशन बना हुआ है, आपकी स्टेटमेंट बोलती है। अब सवाल यहां पर आता है फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स बीच में हुआ, बिल्कुल। तो पहले तो आपका कंसेंट क्लियर है, वो तो फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज है ही नहीं। दूसरी बात, अब जो दोबारा बोल रहे हैं अप्रैल का, 7 दिन आप वहां घर पे रहे हो, 5 दिन तक प्रॉमिस है ही नहीं, ज्यादा ज्यादा लड़के ने बोल दिया। तो अब इसको आप क्या बोलोगे? कंसेंट की श्रेणी में डाल सकते हो, बट फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज करके उसने आपको सेक्सुअली उसने एक्सप्लॉइट किया, अब ये नहीं बोल सकते। तो सवाल ये आता है, ये जो नया जो सेक्शन बन गया, सेक्शन तो नया बन गया, जैसे कि सेक्शन 70 का गैंग रेप का बहुत मिसयूज होता है, पॉक्सो का तो होता ही है, मैं हमेशा बोलता हूँ, एनडीपीएस का भी मिसयूज होता है। एनडीपीएस में जो बंदा पकड़ा गया रेड मार के, जिसपे कॉन्ट्राबैंड मिला, उसको पकड़ना ठीक है, पर जब चेन खुलती है ना, तूने इससे बात करी, इसको उठाओ, अकाउंट से पैसा अकाउंट में आया, इसके अकाउंट में, उसको उठाओ। दीपक नागिया का क्लियर जजमेंट है, बिल्कुल। वो बोलता है कि भाई सिर्फ और सिर्फ ये बात बूत करने, चैट चूट करने से कुछ नहीं होता जी, मेरे लिए कुछ पेमेंट आने से भी कुछ नहीं होता। आप कोई ना कोई जस्टिफाई करोगे ना कि आप अरेस्ट क्यों कर रहे हो। तो दोस्त अल्टीमेटली देखा जाए, नए कानून आने से चीजें कुछ बदली, बट मैं बोलूं बिल्कुल ही ड्रास्टिक बदलाव हो गया, चेंज हो गया, कानून ही बदल गया, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। सरकार मैरिटल रेप को लेके बहुत चुप रहती है। बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कई बार ये सवाल उठाया भी कि इसको एक क्राइम बना देना चाहिए, कि गलत होना चाहिए, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। बट आपको लगता है इंडिया जैसे देश में पॉसिबल हो पाएगा कि मैरिटल रेप को लेके हम कभी कोई? देखिए, पॉसिबल तो अपने देश में कुछ भी हो सकता है। ओके। जब नोटबंदी हो सकती है तो बहुत कुछ हो सकता है ना? ठीक है, हो सकता है। ओके। पर अपना देश प्रैक्टिकल, मैं अब ये बोलूं तो इसमें भी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी आती है कि अपने देश को प्रैक्टिकल से ज्यादा अध्यात्म मैं बोलूं तो ज्यादा है, पर ऐसा सब लोगों के साथ फिट नहीं बैठता। ठीक है। हम लोग अपने ना इमोशन से, परिवार से, रिलेशन से, अध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं। ठीक है। आज भी कहीं पर भी एक छोटा मंदिर बन जाता है तो भीड़ लग जाती है, हटाने वालों की संख्या कम रहती है। उसी तरह से ही एक बेटी कोई खड़ी होकर रोड पर अगर बोलती है कि मेरे साथ गलत हुआ, भीड़ लगने वाली बहुत सारी होती है,
बट आकलन करने वाले बहुत कम होते हैं। अरे हुआ कैसे, ये तो बता। एग्जैक्टली। वही सेम शुरू में जो हमने शुरू किया, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, रेपिस्ट को देखते गोली मार देना, ये कर देना, वो कर देना। तो जो आपने मुझे सवाल पूछा, वो सवाल ना, ये क्वेश्चन ही रहेगा। क्वेश्चन क्यों रहेगा? अब ये जो ह्यूमन है ना, मतलब आदमी की बात मैं करूं, जो भारतीय आदमी है, भारतीय नारी अलग चीज, आदमी की बात करता हूं। हमारे भारतीय नारी रात को अगर ड्रिंक करके बाहर पार्टी से आए, तो क्या उसका समाज, उसका परिवार उसे एक्सेप्ट करता है? नहीं करता है। वेरी रेयर है ना, वेरी रेयर, हर जगह नहीं होता है। और अगर हस्बैंड ड्रिंक करके घर जाता है तो ओके, एक्सेप्टेबल है ना, एक्सेप्टेबल, ओके, ऐसा मारता पीटता है तो भी एक्सेप्टेबल है, तो भी एक्सेप्टेबल है। हालांकि अब वो मारना पीटना बंद हो गया है। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं ना, हम सबको एक साथ लेके चलने की सोचते हैं। ऐसा नहीं हो सकता दोस्त। गांव देहात बहुत अलग है, एक पिछड़ा समाज बहुत अलग है। एक आदमी, आप गरीब किसे बोलते हो? गरीब आप उससे बोलते हो पैसा नहीं है? नहीं, गरीब उसे बोलते हैं जो बंदा कमाना ही नहीं जानता, जिंदगी जीने का तरीका उसको नहीं है। अब तरीका क्या होता है, अब उसको वो नहीं पता। तो अब एक इंसान पी खा गया, रात को उसने गड़बड़ कर दिया, कुछ भी गलत हरकत की अपनी वाइफ के साथ में, वाइफ जो लोअर तबके की है, वो डेस्टिनी मान के छोड़ देती है। इट्स माय डेस्टिनी, दैट्स ट्रू, यस। और जब ये डेस्टिनी एक बोलते ना अपसाइड डाउन टर्टल होती है, जब बदल जाती है, तो कोर्ट के बाहर डोमेस्टिक वायलेंस की लाइन लग जाती है, लगी हुई है कि तूने मुझे तू क्यों बोला। फिर ये ईगो की लड़ाई शुरू हो जाती है दोस्त। ये जो ईगो की लड़ाई है ना, ये ईगो है। डोमेस्टिक वायलेंस की ईगो की लड़ाई है। तूने मुझे क्यों बोला और मैंने तुझे क्यों बोला। फिर लड़ते रहो, 5-7 साल तक लड़ते रहो, बीच में मीडिएशन हो जाएगा, शायद पैचअप दोबारा हो जाएगा, नहीं हुआ अलग अलग हो जाओगे और कुछ फर्क नहीं पड़ता। और जो लोग आज भी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चल रहे हैं, वो ठीक चल रहे हैं, परिवार सबका सही चल रहा है जी। पर जहां पे इंसान अगर नहीं बन रही है ना, तो मेरा मानना ये है खुशी खुशी अलग हो जाओ, ज्यादा बेहतर है। खुशी खुशी अलग नहीं होगे तो कोर्ट का वही 5 करोड़ केस पेंडिंग है, 5 करोड़ में एक नंबर आपका भी लग जाएगा। ठीक है, ये खत्म नहीं होगा दोस्त, ये खत्म नहीं होने वाला शादी के बाद। संविधान प्राइवेसी की बात करता है, आर्टिकल 19 की बात करते हैं हम, कभी कभी आर्टिकल 21 की भी बात करते हैं, लेकिन अब बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप की। वहां प्राइवेसी कहाँ चली जाती है? बहुत सारी स्टेट ने हाल फिलहाल में ऐसे कानून बनाए हैं जो कहते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। क्या मुझे किसी पार्टनर के साथ अगर रहना है तो मुझे सरकार को बताना पड़ेगा कि मुझे रजिस्टर कराना है सर आपके लिए? देखिए, ऐसा होता है कि जब रूल्स बनते हैं ना, तो रूल्स कभी भी सिर्फ सरकार अपने लिए नहीं बनाती है, ठीक है, वो समाज की भलाई के लिए बनाती है। भलाई के लिए क्या बनाती है? मान लीजिए कि मैं हूं और मैं दिल्ली को छोड़ के बॉम्बे जाता हूं, बॉम्बे की लड़की मुझे मिलती है, ठीक है, रिलेशन बनाते हैं, और रिलेशन के बाद में डिस्प्यूट होता है, छोड़ देते हैं, लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। अब वो बच्चा डिलीवर होगा, अब उसको उसके राइट्स दिलाने पड़ेंगे ना, राइट्स। लड़का लड़की साथ में रहते हैं, लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, कोई अस्तित्व नहीं, शादी का कुछ भी नहीं है। कुछ दिन के बाद में लड़की को वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में डाल देता है। उसके बाद सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाता है। जहां पर हम सोच रहे होते हैं ना, उससे कई आगे की लोग आगे बैठकर प्लान कर रहे होते हैं हम क्या करें। ठीक है, हर एक रूल परफेक्ट रूल नहीं होता, इसीलिए कई सारे लॉज बैड लॉ बन जाते हैं। दोस्त पता है, ये ना कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कंट्रोवर्शियल मुद्दे हैं, नेवर एंडिंग बहस के मुद्दे हैं। बहस करते रहो, आप 10 लोगों को बिठाओगे, समाज क्या बोलता है, 6 बंदे सही हैं, ओके, कानून बन गया। बिल्कुल, ये तो कानून है। अब वो आपको सही लगता है, गलत लगता है, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है उससे। आप बोलते हो कि लव मैरिज ठीक है, लड़के को लड़की पसंद, लड़की को लड़का पसंद, अच्छी फैमिली, शादी कर लो, चले जाओ, ठीक है। यही अगर किसी पंचायत में चला जाए तो ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल। तो आप देखो, समय, काल और परिस्थिति ये निर्णय करती है कि आप सही से रहोगे या नहीं रहोगे। कभी भी मूर्ख के आगे समझदारी की बात नहीं करनी चाहिए, और समझदारी के आगे मूर्खपन की बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये कानून जरूरी है, आप मानते हैं? देखिए, कानून जरूरी है, मैं ये बोलता हूं जरूरी, अपना एक वेब, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं मैं, जरूरी है, होना चाहिए। अब रजिस्ट्रेशन कराने में हर्ज क्या है? बट बहुत से लोग फिर ये कहते हैं ना कि हम पुलिस स्टेट में नहीं रहते, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक नेशन, वहां पे हमें प्राइवेसी की बात होनी चाहिए, हमारी प्राइवेसी की रेस्पेक्ट की जानी चाहिए। अब उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी कहीं ना कहीं सही है। देखो, कुछ ये ना कुछ इस तरह से, जैसे बच्चा जवान होता है ना जी, तो जवान होते हैं उसको आजादी चाहिए, ठीक है, मैं यहाँ भी जाऊंगा, मैं वहां भी जाऊंगा, ऐसा भी करूंगा, वैसा भी करूंगा, बट उसको जिंदगी जीने की वो जो आजादी चाहिए ना, उसकी जो कॉस्टिंग आएगी वो उसका बाप देगा। वो ये चाहता है बच्चा। क्यों? जब तुम अपने आप ही सब कुछ करने के लिए तैयार हो तो खुद कर लो, बहुत सारी चीजें होती हैं,
खुद कर लो। थोड़ी प्रॉब्लम होती है, फिर क्यों भागते हो उसी तरफ, कानून की तरफ? क्यों भागते हो समाज की तरफ? मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, आप सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट देकर सारी स्टेटमेंट्स को कवर नहीं कर सकते। डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको राइट टू लिव है, राइट टू गुड स्पीक। देखो, हम बोलते ना कि लाइफ एंड लिबर्टी, लाइफ एंड लिबर्टी आपका है तो क्या मेरा नहीं है? सबका है, सबका है। वो सबका है, तो इसी चीज के अंदर ये देखना चाहिए कि आपको जो करना है कीजिए, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस। जब तक वो दूसरों के लिए गलत नहीं है ना, तब तक वो कोई अपराध नहीं है। दूसरों को हानि पहुंचाओगे, अपराध है। माँ बाप ने पाल पोस के तुम्हें बड़ा कर दिया, एक ही बेटा है अपने, मान लो माँ बाप का, वही अपने खुद के रास्ते बना के चलना शुरू कर देते हैं जी। जब कुछ गलत करते हैं माँ बाप, तो बेटा जाके मेंटेनेंस मांग लेता है। जब बेटा गलत करता है, माँ बाप का जाए। देखो, चीजें बहुत सारी हैं दोस्त। मैं इसलिए बोलता हूं कि हमारा कानून ऐसा है, उसको हम सिर्फ सिंगल टैग लाइन के साथ उसको पूरी तरह से इलेबोरेट नहीं कर सकते। वीरेंद्र सर, थोड़ा सा पोक्सो को ना वो डिटेल में बात करते हैं। बहुत सारे लोगों के स्पेसिफिकली मैसेज आए थे पोक्सो से रिलेटेड कि हमें गलत तरीके से फंसा दिया गया, अब हम क्या कर सकते हैं? देखिए, गलत तरीके से फंसा दिया गया, हर इंसान वो जिसके ऊपर केस दर्ज हुआ वो यही बोलेगा गलत तरीके फंसा दिया गया। ओके। वो कभी ये वर्ड नहीं बोलेगा कि नहीं सही फंसाया गया। ठीक है। ऐसा नहीं होता कभी भी, बहुत रेयर होता है। तो ऐसे में अपने देश का जो कानून पॉक्सो है ना, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012, ठीक है, अमेंडमेंट 2019, ठीक है, 2019 में अमेंडमेंट आया। जो भी कोई ऑफेंस हुआ 19 के उस सेट डेट के बाद, तो उसका जो सजा तय की जाएगी वो 19 के अमेंडमेंट के बाद से तय की जाएगी। जो उससे पहले हो गए वो 12 के हिसाब से चलेगा। बहुत रिजिड कानून में बोल रहा हूं, बहुत स्ट्रिक्ट है। सजा मैक्सिमम लोगों को हो ही जाती है। ठीक है। और क्यों हो जाती है? सिर्फ इसलिए कि बच्चे की स्टेटमेंट काफी है। यहां ज्यादा कुछ सबूत नहीं चाहिए। ठीक है। कि भाई मेडिकल में कुछ नहीं आया तो कैसे बोल सकते हो, ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, तो ये सब कुछ जरूरी नहीं है। और अगर गलती से भी डीएनए मैच कर जाता है, गलती से भी एफएसएल मैच हो जाती है, गलती से भी ब्लड सैंपल लेते हैं ना वो लोग, ये सब चीजें मैच हो जाती है, फिर तो उसका बचाव ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बहुत कम चांसेस है। अब उसमें भी देखो, आपने देखा होगा बहुत बार कि कोई भी मतलब मर्डर के लिए एक्यूज किया गया है, अब कन्विक्टेड है, सजा उसकी माफ कर दी गई, सजा माफ कर दी गई, वापस ऊपर कोर्ट ने वापस पकड़ लिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखो, सजा माफ कराने के ना 2-3 ही तरीके होते हैं, वैसे तो मेजर एक ही तरीका होता है, उसे बोलते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ। कानून टूटा है अगर कहीं पर भी, जो सेड प्रोसीजर है हमारे कानून का, अगर उस प्रोसीजर में कहीं पर भी अगर कोई भी कमियां रही हैं, तो ऐसे में गलती मानी जाती है उस कानून की या उस ट्रायल कोर्ट की, तो आपने सजा सुना दी। कई बार वो ट्रायल बैक कर देते हैं कि नहीं, इस मुद्दे को दोबारा करो, ऐसा भी होता है। तो बात क्या होती है, अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ आ गया, बेशक आपका मेडिकल हो गया, मैच हो गया, पर क्वेश्चन ऑफ लॉ आ गया कि नहीं, गलत है, ये प्रोसीजर पूरा फॉलो नहीं हुआ, तो सजा को उसकी बिल्कुल सेटिसाइड कर दिया जाएगा, सजा को माफ कर दिया जाएगा। अब बात इसमें ये क्या आती है, पॉक्सो में जो सजा के प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, ये सजा की बात करता है। इसमें एक और सेक्शन है 17, वो अबेटमेंट की बात करता है। अबेटमेंट कुछ ऐसे समझिए कि चीटिंग हो रही है कहीं पर भी, तो लोगों की प्लानिंग है, तो प्लानिंग में जिसने भी सपोर्ट किया वो 120B में आता था आईपीसी में, ठीक है, नए कानून में बीएनएस में आता है, सेक्शन 61 का 2 सेक्शन है, उसमें आता है। ओके। अगर हम एनडीपीएस में चले जाए, सेक्शन 29 बोलता है, उसी को यहाँ पॉक्सो में सेक्शन 17 बोलता है, ठीक है। अब एक बच्चा बोलता है कि मेरे साथ में इन अंकल ने ऐसा ऐसा किया, तो बोलते हैं कि यहाँ पर ये दूसरे अंकल भी थे, अंकल ने अंदर हमें छोड़ा और बाहर से कुंडी लगा दी, बाहर से लॉक कर दिया, तो ये अबेटमेंट में आ जाएगा कि तुझे नॉलेज थी और तुम जानबूझ के सब होने दिया, तो उसको सेम सजा मिलेगी। ये सब जो सेक्शन बताए हैं ना, सेम सजा मिलेगी जितनी सजा उसको दी जाएगी। आपको नॉलेज थी और इंटेंशनली आपने वो काम कर दिया, ठीक है। तो पॉक्सो में अगर देखा जाए, सेक्शन 29 साफ साफ बोलता है, आप स्टेटमेंट बार बार सुनते हो, एन एक्यूज इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, या उल्टा है, पॉक्सो में उल्टा है, वो क्या बोलता है, एन एक्यूज इज नॉट इनोसेंट अंटिल प्रूवन नॉट गिल्टी। सेक्शन 29 क्लियर बात ही बोलता है, ठीक है। यहीं पर बोलते हैं कि 1 साल में ट्रायल खत्म कर दो, पर नहीं होता, नहीं होता, सजा मैक्सिमम लोगों को होती है। इससे सजा शुरू में केस में अगर कुछ प्रिकॉशंस लिए जाए ना, तो शायद बचा जा सकता है, ठीक है। प्रिकॉशंस क्या है, बच्चे की एज जस्टिफिएबल होनी चाहिए। अगर बच्चे की एज 18 से ऊपर थोड़ी सी भी जा रही है, तो पॉक्सो में वो केस नहीं आ सकता, ये देखना चाहिए किसी भी वकील साहब को, ठीक है। दूसरा, बच्चे की जो स्टेटमेंट है कितने ट्रस्टवर्थी है, ये देखना चाहिए। पोटेंसी टेस्ट होता है,
पोटेंसी टेस्ट कि आपका वो परफॉर्म कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो सब देखना पड़ता है। आप जब कई बार ना एक फॉर्ज डॉक्यूमेंट लगाए जाते हैं एज को डिसाइड करने की लड़की की, ठीक है, वो फॉर्ज है कि नहीं इसकी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन अपने आप में करो। ठीक है, ठीक है। बच्चे की स्टेटमेंट जब दी जाती है ना तो उसके साथ कोई उसका गार्जियन होना चाहिए, कहीं वो स्टेटमेंट मैनिपुलेट तो नहीं करेगी। अल्टीमेटली क्या है, ये कानून है बच्चे के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना उसको रोकने के लिए, अल्टीमेटली यही तो है। तो बच्चे गार्जियन और साथ में होंगे तो बच्चा सही स्टेटमेंट देगा। बच्चे के गार्जियन ही साथ में नहीं है, स्टेटमेंट बच्चे ने क्या दी, कब दी, कैसे दी, जो 64 के बयान हुए मजिस्ट्रेट साहब के सामने वो तो ठीक है, बाकी स्टेटमेंट्स तो ऐसे बहुत सारे ना चीज देखनी पड़ती है। बीच में दोनों फैमिली के बीच में कोई डिस्प्यूट्स तो नहीं है, कभी डिस्प्यूट का रिजल्ट ये केस हो, पैसे के लेन देन के चक्कर में तो कोई केस नहीं हो गया। बहुत कुछ होता है इस पूरे मामले के अंदर। कई बार बच्चा बोलता है, अब लोग गलत डिफेंस ले लेते हैं, कंसेंट, पॉक्सो में कंसेंट नहीं होता, कंसेंट वैलिड नहीं होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज देखनी पड़ती है जब कोई पॉक्सो केस लड़ा जाता है। पॉक्सो में ऐसे कोई खास जजमेंट नहीं है जिसमें बोल दे नहीं ऐसा हुआ तो बंदा फ्री, ऐसा नहीं होता। पॉक्सो में बहुत रिजिड चीजें हैं, प्रोविजंस बहुत रिजिड हैं। सजा एक बार इंसान को हो जाए तो वही क्वेश्चन ऑफ लॉ से बच सकते हो। हाई कोर्ट जब आप जाते हो अपने केस को अपील में लेकर तो पूरा ट्रायल दोबारा थोड़ी चलेगा, वहां ये होगा कि क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या बोलता है। एग्जैक्टली। तो ये सब चीज देखना है किसी भी क्रिमिनल एडवोकेट के लिए जो पॉक्सो केसेस को देखते हैं, बहुत जरूरी है। ठीक है सर, एक क्वेश्चन भी आया था, मैं चाहता हूँ वो कैटर कर लें हम लोग। बहुत सारे लड़कों ने सवाल किया कि हमें बहुत सारी लड़कियां कई बार बोल देती हैं, मजाक में बोल देती हैं, कई बार गुस्से में सीरियसली होके कि मैं तेरे पे पॉक्सो लगा दूंगी, मैं तेरे पे रेप के एलिगेशन लगा दूंगी। इस तरीके से कई बार लड़के डर भी जाते हैं। तो उनके सवाल ये थे कि वो ऐसा क्या बोलें या वो क्या करें ताकि ये जो एलिगेशंस लगाए जाते हैं या कहीं ना कहीं बदनाम कर दिया जाता है, इसको हम बचा सकें। देखो, अभी परसों का ये मामला था, मेरे पास कुछ लोग मिलने के लिए आए थे जी। वो बोलते हैं कि लड़की मेरे साथ रिलेशन में पिछले 6 साल से थी। ठीक है, 6 साल पहले हम लोगों ने बातचीत की, हम मिले, बट ऐसा कुछ हमारा फिजिकल नहीं हुआ। ठीक है, 1.5 साल के बाद वो छूट गया, हमारी बातचीत होनी बंद हो गई। अब दोबारा से हम लोग मिले, फिर हम 1-1.5 साल से साथ में हैं। ठीक है, अब वो लड़की शादी करने के लिए बोलती है, पहले मैं भी चाहता, अब शादी करना मैं नहीं चाहता। अब डिस्प्यूट हुआ तो लड़की बोलती है कि मैं तुझ पर एलिगेशन ये नहीं 6 साल पहले के लगाऊंगी, तब तो मेरी एज कम थी, तब मेरी एज 15-16 साल थी। आज करती है तो वही बात बन जाती है, रेप हुआ कि नहीं, वो फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज तो नहीं है। बिल्कुल। तो लड़की उसकी धमकी दे रही है, अब वो लड़का क्या करे? एग्जैक्टली। अब सवाल ये आता है कि अगर लड़का अगर कंप्लेंट देता है तो कई बार आपने देखा होगा पॉक्सो में क्या होता है कि एक लड़की हॉस्पिटल गई, बोलती है कि मेरी तबीयत खराब है, चेकअप हुआ तो प्रेग्नेंट निकली, लड़की की उम्र 17.5 साल। वहीं से उस लड़के का नंबर निकालकर वहीं पर डॉक्टर बनता है कंप्लेनेंट, एफआईआर दर्ज होती है, उस बंदे घर से उठाकर जेल भेज देते हैं। एग्जैक्टली। तो यहां पर ना ये जो पॉक्सो है ना दोस्त, पॉक्सो ऐसा एक पेचीदा मामला है कि जिसने स्टेटमेंट दी वो इनफ है, पर ये पुलिस की ड्यूटी बनती है कि उस जो स्टेटमेंट है ना उसको देखे। ऐसे नहीं होना चाहिए। जोगिंदर कुमार के जजमेंट में बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई आपकी अरेस्ट की जो ये पावर है ना, इसको रूटीन मैनर मत लाओ कि जो आया उसको अरेस्ट कर लिया, ऐसे मत करो ना। आप भी तो थोड़ा अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करो ना, देखो तो कम से कम क्या चीज है, सच में वो केस बनता भी है कि नहीं। या तो पॉक्सो में कोई बच्चा कोई भी पहुंच जाए, बच्चा ही बोलते हैं ना, 18 साल से कम लड़की अगर है, कोई भी पहुंच जाए, केस दर्ज, उठाओ बंदे को जेल भेजो। आपको यहां पर पुलिस वालों की खास करके पॉक्सो के मामलों में ट्रेनिंग होनी चाहिए, मेरा पर्सनल ये बोलना है, क्योंकि सेक्शन 8, 10, 12 इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 7 इयर्स है, अप टू 7 इयर्स है। अगर अप टू 7 इयर्स है, पॉक्सो का नाम सुनते लोग कान खड़े हो जाते हैं। तो यहां पर अर्नेश कुमार का जजमेंट और सतेंद्र अंटिल का जजमेंट बोलता है अप टू 7 इयर्स में डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकते आप। पहले 41A का नोटिस दोगे या 35 सब सेक्शन 3 का नोटिस दोगे आप उसको, बीएनएसएस का, पर नहीं देते नोटिस, बस उठाओ जेल भेजो, पॉक्सो लगा हुआ है। यहीं पर यह भी बोला गया कि जैसी मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करेंगे, यह ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब की है इस चीज को देखना कि क्या इस रूल को फॉलो किया गया। अगर नहीं फॉलो किया गया तो सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है फिर वो तो नहीं हो रहा है ना। आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो आपने बोला एग्जैक्टली, तो यहाँ पे नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है। कहीं ना कहीं मानना चाहिए सभी पुलिस में लोगों को। लेकिन सर पुलिस वालों के भी कभी कभी ऐसा लगता है कि वो लोग भी बेचारे परेशान ही हो रखे हैं। उन्हें कई बार बोल दिया जाता है कि ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, वो पढ़ना है, ये पढ़ना है। वो लोग भी मतलब ऑफ कोर्स कम फोर्स है हमारे पास, अगर हम बात करें 144 करोड़ पीपल हम लोग हैं, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं परेशान तो रहते ही होंगे ना। दोस्त इतना ऐसा नहीं होता। देखो कुछ तो ये होता है कि कुछ तो इंसान मेहनत करना नहीं चाहता। ठीक है,
अपने देश में जिस दिन ये लोगों की मेंटेलिटी खत्म हो जाएगी ना कि इन्हें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आप देखो देश का भला होना शुरू हो जाएगा। ओके। इंसान कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। अब एक की मतलब मान लीजिए पुलिस में है कोई, ठीक है। पुलिस में भी, पुलिस थाने में लेडी होती हैं वो सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर जो पॉक्सो केसेस को टैकल कर रही हैं। अरे पॉक्सो ही करना है तुम्हें, बस रेप केसेस को ही देखना है, अरे उसको ढंग से पढ़ लो। दैट्स ट्रू। आप ढंग से पढ़ लो ना उसको। अभी थोड़े दिन पहले 160 का नोटिस देकर किसी मेरे क्लाइंट को बुलाया था, दूसरे स्टेट का था, बीमार था, उसको बुला लिया। ओके। अरे मैंने कहा यार आपको 91 के नोटिस में 91 ये बोलता है आप बस डॉक्यूमेंट सप्लाई कर दो जो मांगे जा रहे, नहीं बुला लेते हैं बंदे को, आज अभी स्टेटमेंट लेनी तेरी। ठीक है। आप समझो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। दैट्स ट्रू। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। एक वकील हर एक्ट को और सब सेक्शंस को डीपली पढ़ता है, वरना वो अपने क्लाइंट को रिलीफ नहीं दिला सकता। तो आप कंपेयर कर दो इस पुलिस वाले को इस वकील से, ऐसा नहीं होता। देखना पड़ता है कि कौन कितना एक्सपीरियंस्ड है, और जितना एक्सपीरियंस के हिसाब से किसी को ड्यूटी मिलती है। ठीक है। और जितना कानून आप पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं पुलिस वालों को भी उसका सिमिलैरिटी में तो पढ़ना होना चाहिए ना। ट्रेनिंग होनी चाहिए, बार बार ट्रेनिंग होनी चाहिए। आपने देखा होगा बार बार जजेस को ट्रेनिंग में भेजा जाता है। बिल्कुल। पर पुलिस वालों को इतना ज्यादा नहीं भेजा जाता। अब एक कांस्टेबल है, कांस्टेबल काम है बीट को देखना, बीट में प्यूनिटिव काम है उसका, पकड़ना, थाने में ले जाना, जेल भेज देना, प्यूनिटिव काम है उसका। बिल्कुल। इंटेलिजेंसी वाला काम उसका नहीं है। इंटेलिजेंसी का काम किसका है? उसका जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। मैं आपको इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं, अब मैंने आपसे सवाल ये पूछा कि आप पॉडकास्ट करवाते हो, बोलता हूं पॉडकास्ट करवाते हो, तो ये बात सही है, लोगों से पैसे भी चार्ज करते हो। अब सवाल पूछा, अब उसके बाद सवाल मैं पूछता हूं, अच्छा तो आपके 3 अकाउंट चल रहे हैं, सही बात है ये? आप कहते नहीं मेरे 2 अकाउंट्स हैं। ये इंटेलिजेंसी है। आप जब किसी से पूछ के निकालते हो, पर लोगों ने इसी का मतलब दूसरा समझ लिया। क्या मतलब निकाल लिया इन लोगों ने? ये निकाला कि पुलिस के पास जाएगा, पुलिस ढंग से ठोकेगी इसको और सब कुछ पूछ लेगी। ये नहीं है दोस्त। ऐसा अगर देश में होगा तो बाउंसर्स की भर्ती होगी, पहलवानों की भर्ती होगी। एग्जैक्टली। जब कोई अच्छी पोस्ट पे जाता है तो उसका रिटर्न टेस्ट होता है, जो नीचे वाला होता है उसका फिजिकल टेस्ट होता है। तो इस छोटे से भेद को क्यों नहीं समझते हो? ठीक है। SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट की भी अगर हम बात करें 1989, राइट, तो उसके भी हमने कई बार जजमेंट देखी हैं कि कई बार उसका भी मिसयूज होता है, आप मानते हैं? और बहुत नेक्स्ट लेवल तक। मान लीजिए एक SC/ST दूसरे SC/ST गाली बकता है, तो क्या SC/ST एक्ट लगेगा? नहीं। ये ना प्रूव करना पड़ता है कि सामने वाले ने उसको इंटेंशनली बोला कि नहीं बोला। ठीक है। मैक्सिमम केसेस में ना इंटेंशन बहुत मैटर करती है। ठीक है। तो जितना, देखो मैं फिर बोल रहा हूं, जहां पर किसी को एक्स्ट्रा या फिर स्पेसिफिक किसी को प्रोटेक्शंस मिलेगी ना, उन चीजों का मिसयूज होगा। आप किसी एक तबके को एक चीज दे दोगे कि ये आपके लिए ही है, तो उसका मिसयूज होना लाजमी है। कोई बड़ी चीज नहीं है इसकी। पुलिस को पावर दे देना कि आप किसी को उठा सकते हो, जेल में रख सकते हो, थाने में रख सकते हो, मतलब जेल भिजवा सकते हो, मिसयूज होगा। आप ये नहीं बोल सकते। वकील के पास एक पावर कि वकील अपने क्लाइंट से मिल सकता है, एडवाइस कर सकता है, तो कुछ भी एडवाइस कर रहा है, वो मिसयूज होता है हर जगह पर। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं भी उसका मिसयूज नहीं हो रहा है। तो इसीलिए ये सेंसिटिव मुद्दे हैं। इन सेंसिटिव मुद्दों को समझना। अब मैं एक दूसरे टॉपिक को लेकर समझाता हूं आपको। NDPS का एक मामला है। ठीक है। NDPS में बड़ा ही क्लियर है, सेक्शन 37 बोलता है कि सामने वाले को, जिस एक्यूज ने बेल फाइल की, उसको बेल नहीं मिलेगी। एक ट्विन कंडीशंस हैं। एक कंडीशन तो ये है कि पहले तो जज साहब पहले अपने आप को सेटिस्फाई कर ले कि इस बंदे ने अपराध नहीं किया, ये इनोसेंट है बंदा है। दूसरा, PP साहब को सुना ही जाएगा, आप बोलोगे पूरी बात कि क्या है और क्या नहीं है। और एक बात और भी इसके अंदर आती है कि दोबारा आप कोई अपराध नहीं करोगे। ठीक है। दोबारा अपराध नहीं करोगे, अनप्रेडिक्टेबल हो गया। PP साहब बोलेंगे ही बोलेंगे, क्लियर है। जज साहब को हमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा मैंने अपराध नहीं किया। और ये कैसे होगा? ये मेरी मेरिट से नहीं होगा, मेरी स्टेटमेंट से नहीं होगा, मेरी आर्ग्यू से होगा। वो भी वो जो क्वेश्चन ऑफ लॉ पे आती है कि सही से नहीं हुआ, इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है, 50 का नोटिस नहीं दिया, वीडियोग्राफी नहीं हुई, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। इनको देखा जाता है। सिर्फ एक जजमेंट को लगा देना और बोलना नहीं होगी बेल। समझाना जरूरी है केस को। तो हर एक चीज का दोस्त मिसयूज, यहां पर तो पुलिस की पावर का देखता मिसयूज होता है। पुलिस की पावर का मिसयूज करते हैं, वो जानते हैं हम इसको उठाएंगे, जेल भेजेंगे, बंदा बेल नहीं हो जल्दी से। वीरेंद्र सर, 2047 में देश विकसित भारत हो जाएगा, ऐसा प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं। आप इस देश की कानून प्रणाली में तब तक क्या क्या बदलाव देखते हैं? देखो सर, पहली बात तो प्रेडिक्शंस में ना मैं ज्यादा बिलीव नहीं करता। ठीक है। या क्यों नहीं करता? प्रैक्टिकल आदमी हो तो प्रैक्टिकल ज्यादा सोचता हूं मैं ये प्रेडिक्शंस नहीं करता। अब बात रही कानून प्रणाली की। देखो 2-3 चीज जरूर होंगी अपने देश में। ठीक है।
पहली बात तो ये होगी कि देश का जो कानून है ना, ये और स्ट्रांग नहीं होगा, और लचीला होगा। ओके, लचीला और हो जाएगा ये। ठीक है। स्ट्रांग और लचीले में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूं। पहले कानून था, मैं स्ट्रांग का कुछ वर्ड समझना, मैं बोलना क्या चाहता हूं। बोलना मैं ये चाहता हूं, पहले जो भी कोई थाने गया बिना पिटे बाहर नहीं आता था, तो मैं उसको स्ट्रांग बोलता हूं कि डर था लोगों में, उठ गया तो भाई पुलिस बहुत मारेगी। आज लोगों को पता है कि मैं छूट जाऊंगा भाई। मैं सोशल मीडिया पे देखा था कि पुलिस बिना नोटिस दी मुझे अरेस्ट नहीं कर सकती। मैं सोशल मीडिया पे देखा था पुलिस पहले मेडिकल कराएगी, मुझे मार नहीं सकती। सोशल मीडिया में देखा था 24 घंटे ज्यादा तुम रख नहीं सकते कस्टडी में। सोशल मीडिया में देखा था ग्राउंड अरेस्ट देने पड़ेंगे। आज की डेट में क्रिमिनल्स भी बहुत नॉलेज रखते हैं। That's true. तो 47 में या किसी भी एक पर्टिकुलर एक सेट टाइम में हम बोले कि देश विकसित होगा, ठीक है, हो सकता है, ठीक है, पर कानून उतना ज्यादा वापस रिजेक्ट नहीं होगा। देखो कानून रिस्ट्रिक्ट कब होता है, जब टीचर को पता है कि मैं इसके 2 दिन थप्पड़ मारूंगा, शांत बैठेगा ही, और अब टीचर मार ही नहीं सकता। Exactly. जब बच्चे पिटकर पढ़े, अच्छा पढ़े, मैं नहीं बोला खराब पढ़ रहे हैं आज बच्चे, पर आज वो डिसिप्लिन जो चीजें हैं ना, वो थोड़ी सी स्किप हो गई है। Exactly. तो चीजों का रिजिड होना गलत नहीं होता है, ठीक है, उसके दोनों इंपैक्ट्स होते हैं, ठीक है, अच्छा भी और बुरा भी। ठीक है, तो ये आने, जैसे कि अभी इतना ज्यादा, इतने बड़े लेवल पे जो साइबर फ्रॉड हो रहा है, ये और बढ़ेगा, ये और बढ़ेगा। सेफ कोई नहीं है, सेफ कोई नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट के साथ भी रिसेंटली आपने फिजिकली असॉल्ट कम हो जाएंगे, स्मार्ट लोग क्राइम करेंगे ना, स्मार्ट तरीके से। यार किसी को मारने में क्या बेनिफिट है, लूटने में लोगों को बेनिफिट नजर आएगा। That's true. ये बढ़ेगा आगे आगे, आप देखते जाओ। ठीक है वीरेंद्र सर, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं। इमेजिन यू आर द लॉ मिनिस्टर, क्या क्या बदलाव चाहेंगे आप? दोस्त मैं ऑनेस्टली बोलूं तो कुछ बदलाव मैं चाहूंगा इसमें। एक तो होता है सेल्फ राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये अभी भी हमारे देश में हालांकि अधिकार है, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3, और यही एविडेंस एक्ट का 25 सेक्शन भी बोलता है। बात क्या है ना कि आप पुलिस सामने 2 भी स्टेटमेंट दे रहे हो, वैलिड नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना, कोर्ट में एडमिसिबल नहीं हो। ठीक है। पर जब भी कभी एंटीसिपेटरी बेल लगती है और जब वहां से प्रोटेक्शन मिलता है, जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो, तो ज्वाइन करने के बाद भी पुलिस सेम आगे बात बोलती है कि हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया। एग्जैक्टली। तो उस कोऑपरेशन का मतलब क्या है कि मैं सारे के सारे सबूत अपने खिलाफ खुद ला के तुम्हें दे दूं? अगर ऐसा है तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 वायलेशन है, एविडेंस एक्ट के सेक्शन 25 का वायलेशन है। बिल्कुल। किस तरह का कोऑपरेशन? अब फिर हम जज साहब को बताते नहीं ऐसा हुआ वैसा नहीं हुआ। दोस्त एविडेंसेस क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है, एविडेंस होते नहीं है। अब कानून में चाहे कोई भी लॉ मिनिस्टर आ जाए, मैं हूं या कोई भी बड़े से बड़ा समझदार आ जाए, मैं फिर बोल रहा हूं आपसे, अपने देश में कमी निकालने वाले लोग ज्यादा हैं, समझने वाले कम है दोस्त। बदलाव करके भी वो बदलाव अधूरा लगेगा। कितना ही बदलाव कर लेना, हमारे देश में जब तक लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है ना, कि कोई भी किसी के बारे में भी गलत बोल जाता है, यही अपने देश की खूबसूरती है कि एक आदमी जिसकी जेब में चवन्नी नहीं है, वो प्रधानमंत्री गाली बक सकता है, बोलता है उसको कि तूने ऐसा नहीं किया। और एक आदमी जिसके घर खजाने से भरे पड़े हैं, वो अपने आप को बेचकर देश के खिलाफ बोल रहा होता है। तो दोस्त देश हमारा बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया तरीके चलता है, ठीक है। बस थोड़ा सा ना चीजों को कट करने की जरूरत है। इतनी भी ज्यादा आजादी नहीं देनी चाहिए, लिमिटेड होनी कि वो आजादी हमारे ऊपर चढ़ के बोले। आजादी हमारे देश में बहुत है, सबको है, और इससे हमारे देश की सिक्योरिटी को खतरा है, सच में खतरा है। जब अटैक हुआ था ना बॉम्बे वाला जी, तो वहां पर बैठकर, अभी धुरंधर मूवी दिखाया है वो, वहां बैठकर सब लाइव देख रहे थे। एग्जैक्टली। कैसे देख रहे थे? मीडिया चैनल्स। चीजें बहुत सारी आजादी देना भी सही नहीं है। जब देश की बात आती है, इंटीग्रिटी की बात आती है, तो तब थोड़ा सा कर्टेलमेंट हो जाना बिल्कुल होना। देखो होता क्या है कि हम सभी देशवासी जितने भी है ना, अगर हमारे देश पे कोई बात आए या यूनिटी पे बात आए, धर्म पे बात आए, सब लोग एक साथ हो जाते हैं जी, होते हैं जी। पर जब सही मुद्दे की बात आए, देश में है तो राइट आपके पास, आप खुद नेता चूज करते हो, तो गलती कहां हो गई, गलती कहां रह गई? कमियां निकालते रहो, वोटिंग गलत हो गई या फिर सिस्टम हैक हो गया, उससे कुछ नहीं होगा। यही राइट सफिशिएंट है, इनफ है, अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। कमी निकालने में जाओगे, खुद में कमी निकाल के बैठ जाओगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है वीरेंद्र सर, कभी आप आइडियलाइज करते थे किसी लॉयर को, किसी वकील को, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को? देखिए आइडियलाइज अगर करना है तो सभी के आइडियल राम जेठमलानी साहब रहे ही हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स यस, हम है ना, रहे हैं। या तो आप कुछ ऐसा मानिए कि तब हमारे पास इतने ज्यादा
सोशल मीडिया में कहीं पर देखने के ऑप्शंस नहीं थे। ठीक है। जब एक ही चीज को हम बहुत बार देखते हैं ना, तो हमें वो बहुत अच्छा लगने लगता है। अच्छा लगने लगता है। पर वो आइडियल रहे हैं, हमने साथ में प्रैक्टिस तो नहीं की कभी। तो मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ कि नहीं, उनको मैं ऐसा किया, देखा जरूर है हमने फिजिकली, ठीक है, ठीक है, हमने देखा आर्ग्यू होते हुए। पर मैं फिर भी आपको यही बात बोलूंगा कि आइडियल कभी भी इंसान का एक ही हो जाना, ठीक है, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। हर चीज में कुछ बदलता अच्छा रहता होगा, है, बदलता रहता है। आज वो अच्छा है, कल वो अच्छा होगा। पर सब लोगों ने, सब वकीलों से आप पूछोगे, पहले वो इनका नाम जरूर लेंगे। ठीक है। कोई ऐसा केस जिसके बारे में आपको सबसे ज्यादा टाइम लगा और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट भी आया? देखो, इंटरेस्ट तो सभी केसों में लेना पड़ता है। ठीक है। अगर मैं इंटरेस्ट नहीं लूंगा तो केस जीत ही नहीं पाऊंगा। सिंपल सी बात है। तो ये तो नहीं बोल सकते इंटरेस्ट वाली बात, पर ये जरूर बोलूंगा कि बहुत सारे केस ना बड़े अजीब अजीब से आते हैं। ठीक है। जैसे एक सवाल एक आता है, क्या एक अंधा रेप कर सकता है? देखो, सेंसेस होते हैं, हम देखते हैं, फील करते हैं, है ना, फिर वो रेप एग्जीक्यूट होता है। ठीक है। बट अंधे पर भी मतलब रेप के एलिगेशंस लगे, तो मतलब ऐसा मैं नहीं बोलता वो नहीं कर सकता, पर मैं कहता हूं जब कॉमन सेंस सामने आएगा तो बिना फील के तो चीजें हो नहीं सकती ना। एग्जैक्टली। ठीक है। केस अजीब अजीब से आते हैं, बहुत अजीब से। एक लड़की बोलती है, और ये केस ज्यादा पुराना नहीं है, अभी 3-4 साल पहले का है, कि इसके साथ सबसे पहली बार 2010 में मैं इससे मिली। ओके। 10 में इसने मुझे एक्सप्लॉइट किया। उस वक्त मेरी उम्र 13-14 साल की थी। अब उसके बाद एक्सप्लॉइट नहीं, उस वक्त उसकी उम्र थी 16 साल या 15 साल, क्योंकि वो लड़की 2012 में मेजर हो चुकी थी। मेरा डिफेंस ये था कोर्ट में। अब वो लड़की बोल रही है कि ये जो सिनेरियो पूरा बनाया गया ना, वो लड़की मेजर भी हो रही है, चीजें बहुत पुरानी बोल रही है, फिर बोलती बंदा बीच में वापस चला गया। वो लड़का फंसा कहां पर, कि उसने उस लड़की से मतलब एक बायगेमी जो बोलते हैं हम, शादी पहले से हो रखी थी, उसने इससे भी शादी की थी लड़की से, तो यहां फंसा, सजा भी हुई उसको। तो केस कुछ भी हो सकता है, किसी को फंसाने के लिए हमारी जवान के रबड़ की एक वो है, बोल दो जो बोलना है। एग्जैक्टली। सामने वाला फेस करता रहेगा। तो केस तो अजीब अजीब से आए लाइफ में बहुत सारे। ठीक है, ठीक है। और किसी एक केस को इलैबोरेट कैसे करें? ठीक है वीरेंद्र सर, पर्सनल लाइफ मैनेज कर ले तो मतलब बिकॉज़ इजी है दोस्त, सारी बहुत चीजें इजी है, क्रिमिनल बहुत इजी है। हालांकि टाइम तो बिल्कुल नहीं होता, ठीक है, बट इजी है। जब फैमिली के तो फैमिली के हैं, ठीक है, जब काम के तो काम के हैं। ब्यूटीफुल। सर कुछ कहना चाहोगे हमारी ऑडियंस को? देखिए, ऑडियंस को तो बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ मैं इतना चाहता हूँ, अपने दिल से चाहता हूँ कि जितने भी अपने देश के नागरिक हैं ना, कोई भी नागरिक हो, सब बराबर है हम लोग। सबको अपने देश के कानून के बारे में पता होना चाहिए। और खास करके 11th 12th में पॉक्सो को पढ़ाया जाना चाहिए। आप चाहें तो किसी को आईपीसी या बीएनएस पढ़ाओ, चाहे मत पढ़ाओ, ठीक है, बीएनएसएस या सीआरपीसी पढ़ाई जानी चाहिए। ये वो प्रोसीडिंग है जिससे पूरे केस की प्रोसीडिंग चलती है। इसको पढ़ लोगे ना आप, तो ये समझ जाओगे पुलिस आपको कहां नहीं फंसा सकती है। एग्जैक्टली। कहां जज साहब आपको सजा नहीं सुना सकते हैं, कहां आप अपने अधिकार के लड़ सकते हो। मैं फिर बोल रहा हूं, बीएनएस पढ़ो चाहे मत पढ़ो, बीएनएसएस जरूर पढ़ना। ठीक है, इससे आप निकल सकते हो अपने देश में। अभी जो आपने लॉ मिनिस्टर अगर आप बन जाओ तो क्या करो, तो मैं सच में, मैं अपने देश में ना मतलब बेशक कुछ सब्जेक्ट्स को काट दूंगा, पर मैं कानून को जरूर लाऊंगा। ब्यूटीफुल। फंडामेंटल राइट्स सिखाते हैं, मौलिक अधिकार पढ़ा था हमने भी स्कूल में, मौलिक, पर ड्यूटीज नहीं बताई, कर्तव्य नहीं बताए गए। पता होने चाहिए, पता होने चाहिए, सब पता होना चाहिए। और हमारे देश के सब नागरिक को, दोस्तों ऐसा होता है कि अपना घटना कोई भी की नहीं जाती, घटित हो जाती है। कब हो जाएगी पता नहीं। आज हम लोग बैठे बम फूट जाए यहाँ पर, घटना होती है दोस्त, पकड़ते रहो किसने ऐसा कुछ किया था, तो फायदा नहीं है। पहले आप सतर्क बनो, समझदार बनो, नॉलेज लो। आजकल तो आसान है, आधा घंटा डेली यूट्यूब पे दोगे तो कानून सीख जाओगे। आप भी कर रहे हैं वो चीज? नहीं, सब बड़ा आसान है। एक से एक ट्यूटोरियल्स दिख सकते हैं, अच्छे टीचर दिख सकते हैं। आज की डेट में भटकने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है। समझदार बनना चाहिए और अपने किताबें पढ़ाया जाना चाहिए। तो संविधान की नॉलेज लें, फंडामेंटल ड्यूटीज की नॉलेज लें, समझें चीजों को, समझदार बने। समझदार आप नहीं बनोगे, फिर दूसरों को ब्लेम देते रहोगे, उसने ऐसा किया वैसा किया, वो सब गलत है। ठीक है, ज्यादा चतुर होना भी हानिकारक होता है। एग्जैक्टली। ठीक है वीरेंद्र सर, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया, आपने मुझे मौका दिया बोलने का, और कोशिश की बातें बताने की लोगों तक ताकि पहुंच सके, वो अपने आप को जानकार बना सके। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। एंड आज हमने बात करी संविधान के बारे में, कानून प्रणाली के बारे में, और थोड़ा थोड़ा पोक्सो के बारे में भी जाना कि कहीं ना कहीं किस तरीके से मिसयूज हो रहा है। बहुत सारे अलग सेक्शंस के बारे में बात करी, बहुत सारे लॉस के बारे में बात करी। सो क्रेजी टॉक्स में फिलहाल इतना ही। मैं आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच वंस अगेन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।